अब हम थोड़ा भाषा कौशल पर ध्यान देंगे। नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। छल प्रपंच यानी छल और प्रपंच। धन ऐश्वर्य, धन और ऐश्वर्य। वकील मुख्तार, वकील और मुख्तार। तो ऊपर लिखे सभी शब्द समस्त पद हैं और आगे उनके विग्रह दिए गए हैं। विग्रह मतलब अलग अलग। आप जानते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। सामासिक प्रक्रिया द्वारा बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। इन्हें सामासिक शब्द भी कहा जाता है। सामासिक शब्दों को अलग अलग करना विग्रह कहलाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। पहले इनकी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। अव्ययी भाव समास जिसमें प्रथम पद यानी पूर्व पद जो होता है वो अव्ययी होता है, अव्ययी शब्द होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। और तत्पुरुष समास में जिसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है विग्रह करने पर, होता है तत्पुरुष समास। द्विगु समास जिसमें संख्यावाची प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास जिसमें तथा और का लोप होता है और योजक चिन्ह होता है। कर्मधारय समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं लेकिन तीसरा अर्थ निकलता है। अब थोड़ा विस्तृत वर्णन से पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, समझिए। फर्स्ट है अव्ययी भाव समास। इससे पूर्व यानी पहला पद प्रधान होता है और समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है। वैसे मेन ये कि पूरा पद अव्यय बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथा शब्द संस्कृत के अंदर अव्यय शब्द ही होता है। आ शब्द है, बे है, भर, तो ये अव्यय शब्द कहे जाते हैं। तो शक्ति के अनुसार। आजीवन जीवन भर, बेकसूर बिना कसूर के, भर पेट पेट भर कर, तो ये है अव्ययी भाव समास। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजमहल तो राजा का महल। मैंने आपको बताया था यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टिक में कि यहाँ पे विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे का, जब इसका सामासिक शब्द बना तो राजमहल आ गया, का हट गया है। तो इस प्रकार से जैसे रसोई घर तो रसोई के लिए घर, रेलगाड़ी रेल के लिए गाड़ी, तो इस प्रकार से जो के लिए जो शब्द है वो चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का है। तो जब हम विग्रह करते हैं तो वह चिन्ह आते हैं और सामासिक शब्द बनाते हैं तो चिन्ह हट जाते हैं। तो मेन यहाँ पे कि विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तो राजमहल राजा का महल, गंगा जल गंगा का जल। इस समास में समस्त पदों के बीच आए हुए कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है और इस प्रकार इसमें कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के परसर्गों का लोप होता है, यानी उनके जो चिन्ह होते हैं। और इसी आधार पर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष आदि उसके उपभेद हैं। यानी कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, इस प्रकार से उसका नाम दिया जाता है। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, तो ये तृतीया तत्पुरुष। सूर्यास्त, सूर्य का अस्त, तो षष्ठी तत्पुरुष। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो यहाँ पर को यानी कर्म द्वितीय तत्पुरुष। धनहीन, धन से हीन यानी धन से बिल्कुल अलग हो रहा है, तो पंचमी तत्पुरुष। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, यहाँ पे में सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, समझ में आया तत्पुरुष आपको। उसके बाद में द्विगु समास। इसमें मैंने बताया था आपको कि प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, जैसे दोपहर यानी दो पहरों का समूह।
इस प्रकार से, जैसे तीराया, चौराहा, पंचमुखी। तो यानी ये जो शब्द होते हैं पंच, 2, 3, 4, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं संख्यावाची शब्द, वहाँ द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास, इसमें दो संज्ञा शब्दों के बीच और तथा या अथवा का लोप होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे सुख, दुख। सबसे पहले मैंने बताया था ये योजक चिन्ह, जो बीच में जो ये लाइन होती है इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। और जब हम विग्रह करते हैं तो इस योजक के स्थान पर तथा, या, अथवा और लगा दिया जाता है शब्द इनके अनुसार। तो जैसे सुख, दुख, तो सुख और दुख। ऐसे माता, पिता, तो माता और पिता। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। रात, दिन, रात और दिन। तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। कर्मधारय समास, इसमें दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय का संबंध होता है। यानी मेन कर्मधारय समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा। यहाँ पे आगे तीसरा कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ दोनों ही पद प्रधान है। अगर ये महान होता या सिर्फ आत्मा होता तो ये पूरा समास नहीं बनता। इससे ये समासिक शब्द बन रहा महात्मा, महान है जो आत्मा। यहाँ कर्मधारय समास। फिर है बहुव्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, जैसे तिरंगा। 3 है रंग जिसके, अर्थात भारत का झंडा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि तिरंगा, ती आ रहा है, ती शब्द आ रहा है तो संख्यावाची है, लेकिन विग्रह करने पर ये तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है। और कुछ अफाद के रूप में भी होते हैं जिसमें बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर ये तिरंगा, 3 है रंग जिसके, अर्थात भारत का झंडा। ऐसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, ऐसे कौन है, शिव जी। जैसे गजानन, गज है आनंद जिनका, ऐसे गणेश जी। तो इस प्रकार से जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। अब आपको अपनी नोटबुक में, अभी अपना चैप्टर अधूरा है तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया उसको चैप्टर को रीड करना है और ये शब्दार्थ मैं आपको भेजूंगी तो शब्दार्थ करने हैं और मुहावरे और लोकोक्तियाँ करनी है और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करने हैं। बाकी के आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी, नेक्स्ट में समझाऊंगी, उसमें ही करने हैं। ठीक है।